अगर आप जानना चाहते हैं कि आईफोन 12 कैसा होगा तो उससे पहले आपको जानना होगा कि iOS 14 कैसा होगा, क्या फीचर्स होंगे, क्या उसमें नई चीज़ें ऐड होके आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बेहद काम का रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि WWDC 2020 में एप्पल ने क्या बिग एंड बोल्ड अनाउंसमेंट्स किए, क्या क्या नए सॉफ्टवेयर लॉन्च किए और उनमें क्या क्या नए फीचर्स हैं। इस साल का WWDC बहुत ज़्यादा अनोखा था, क्योंकि पहली बार एप्पल ने एक वर्चुअल इवेंट किया। तो भीड़ नहीं थी, लेकिन अनाउंसमेंट्स बहुत बिग एंड बोल्ड किए। और इस बार के अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं जो आने वाले सालों में एप्पल के लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकते हैं, अगर उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया तो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं iOS 14 के बारे में। तो इस बार iOS 14 को पूरी तरीके से उसका मेकओवर कर दिया गया है, ना सिर्फ लुक एंड डिज़ाइन में बल्कि फीचर्स में भी। जो लोग अभी तक कहते थे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ें हैं जो iOS में नहीं हैं, तो अब उन लोगों के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा, क्योंकि इस बार iOS 14 के अंदर ढेरों ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जिसकी डिमांड काफ़ी वक्त से एप्पल के यूज़र्स कर रहे थे, और उनको अब वही iOS के तड़के के साथ मिलेगा, नए लुक नए फील के साथ। सबसे पहले बात करते हैं नई होम स्क्रीन की। तो होम स्क्रीन को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर विजेट्स, ऐप लाइब्रेरी जैसे ढेरों नए फीचर्स दिए गए हैं। अब ऐप लाइब्रेरी क्या है? ऐप लाइब्रेरी मतलब अभी तक आपको iOS के अंदर आपको ढेरों होम स्क्रीन्स देखने को मिलती थी, इसके आप स्क्रॉल कर सकते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता ये था कि आप जैसे जैसे ऐप्स डाउनलोड करते जाते थे वैसे वैसे आपके होम स्क्रीन के नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ते जाते थे। तो अब इन सारी चीज़ों से मिल गया है छुटकारा। ऐप लाइब्रेरी की मदद से आप बड़े ही सिंपल टच, सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ढेरों ऐप जिनको आप रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर्स में डाल सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली ये सारा काम होगा। और यहाँ पर क्यूरेटेड कैटेगरीज में आप ढेरों ऐप्स को रख सकते हैं, जिसके कारण से होम स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी एक या दो पेजेस की ही। तो वो झंझट खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही नए विजेट्स भी इस बार शामिल कर दिए गए हैं iOS 14 के अंदर। हालांकि विजेट्स पहले भी थे, लेकिन विजेट्स का इस बार पूरी तरीके से मेकओवर किया गया है। विजेट्स को आप अब होम स्क्रीन के ऊपर भी लगा सकते हैं, उनके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, शेप्स को चेंज कर सकते हैं। और ये विजेट्स काफ़ी कुछ एंड्रॉयड इकोसिस्टम में, जैसे आपको जैसे मैं बताऊं आपको HTC सेंस यूज़र इंटरफेस जैसे हुआ करता था, HTC के फ़ोन्स में आपको विजेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उनके UI के अंदर इंटीग्रेटेड करके रखे हुए थे, वैसा ही कुछ इस बार iOS 14 में हमें देखने को मिलेगा। आप चाहें तो ढेरों विजेट्स को अपनी होम स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं। और इन सब के साथ एक और फीचर जिसकी डिमांड iOS यूजर्स काफ़ी वक्त से कर रहे थे, वो है पिक्चर इन पिक्चर। यानी कि अगर आप मूवी देख रहे हैं और आप ईमेल भी अपनी साथ में चेक करना चाहते हैं, नोट्स भी बनाना चाहते हैं, और साथ में एक साइड में आपका जो वीडियो देख रहे हैं वो भी दिखता रहे, तो वो अब आप आईफोन के ऊपर कर पाएंगे। इसके साथ ही सीरी को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन, रीथिंक किया गया है। अब ये कोई अलग से सीरी को एक्टिवेट करने पे अलग से कोई पेज नहीं खुलता, बल्कि पॉपअप हो जाता है सीरी, आप जहां पर भी हो, जिस भी होम स्क्रीन पर हो, जिस भी ऐप पर हो। साथ में एप्पल ने इस बार नया ट्रांसलेट ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप ढेरों भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हालांकि गूगल के इकोसिस्टम में सर्विस काफ़ी पहले से थी, लेकिन एप्पल के इकोसिस्टम में ये सर्विस ऐड कर दी गई है। हालांकि हिंदी का ट्रांसलेशन इसमें अभी तक आया है कि नहीं आया है ये अभी पता नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इस ट्रांसलेट ऐप की कि ये ऑफलाइन भी काम करता है और सीरी के साथ इन सिंक काम करता है। तो ये जो लोग काफ़ी घूमते फिरते हैं उनके लिए ये ट्रांसलेशन ऐप काफ़ी काम में आने वाला है। इसके अलावा जो नया मैसेजेस ऐप है उसको भी पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है iOS 14 के अंदर। मैसेजेस ऐप के अंदर कई नए फीचर, जैसे नए मीमोजीज ऐड कर दिए गए हैं, नए ट्रांजिशंस, नए एनिमेशंस ऐड कर दिए गए हैं। मीमोजी में अब वो मास्क वाला भी आप अवतार कर सकते हैं ये कोरोना काल के टाइम पर। इसके अलावा जो मैसेजेस में एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि अब नए मैसेजेस में आप ग्रुप्स बना सकते हैं। मतलब जैसे आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाते हैं, इसी तरीके से आई मैसेज के मैसेजेस ग्रुप्स आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, और वो जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मज़ा आता है वैसा ही अब मैसेजेस के अंदर भी मज़ा आएगा।
मैप्स को भी पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है। इसमें कई फीचर्स जोड़े गए हैं, कई नई सिटीज़ भी जोड़ी गई हैं। पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लग रही है एप्पल मैप्स के अंदर वो ये कि इस बार एप्पल मैप्स के अंदर ईवी राउटिंग नाम की फीचर भी जोड़ा गया है, जिसकी मदद से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं तो आपको मैप के अंदर दिखेगा कि कहाँ कहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं और जिस तरीके की कार आप इस्तेमाल करते हैं उसका चार्जिंग पॉइंट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आपका रूट उस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाएगा। इसके अंदर एक नया फीचर जोड़ा गया एप्पल कार प्ले के अंदर, कार कीज मतलब अब आप अपने आईफोन को अपने कार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर NFC टेक्नोलॉजी की मदद से आपका आईफोन आपकी कार को लॉक अनलॉक कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बॉस ठीक है, मैं अपने फ़ोन से अपनी कार को लॉक अनलॉक कर सकता हूं, पर तब क्या हो जब मुझे अपनी कार अपने किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को चलाने के लिए देनी है, तो वो कैसे कार अनलॉक कर पाएगा? तो आप अपनी कार के कीज को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ये कार कीज जो शेयर होंगी उसका आप टाइम डेडिकेटेड कर सकते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए आपने दिया। इसके साथ ही आप यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कार की या अपने कार को शेयर करना चाहते हैं किसी टीनेजर के साथ जिसने अभी नई नई कार चलाना सीखा है, तो आप उसके साथ उसकी कार की स्पीड और उसकी यूज़र प्रोफाइल के हिसाब से कार की फुल पावर उसको नहीं दे सकते, कुछ ही चीज़ें दे सकते हैं। और अगर आप अपनी कार की कीज़ शेयर करना चाहते हैं किसी ऐसे यूज़र के साथ जिसे कार बहुत अच्छे से चलाना चाहती है, फिर तो आप पूरी की पूरी एक्सेस उसको दे सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़र प्रोफाइल्स भी इस कार कीज़ में दी गई हैं, जिसके कारण से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। लेकिन कार कीज़ और ये जो कार प्रोफाइल्स वाले फीचर्स हैं, ये एप्पल कार प्ले के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अगले साल तक। इसके अलावा एप्पल ने ऐप्स प्रिवेसी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, अपनी ऐप प्रिवेसी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है। इसमें क्या किया है कि एप्पल के इकोसिस्टम में अब हर एक ऐप डेवलपर को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे कि खाने के फूड आइटम्स में आपको डिक्लेयर किया गया होता है ना कि इसमें कितनी एनर्जी है, कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना सोडियम है। इसी तरीके से हर एक ऐप पर आपको खाने के आइटम्स की तरह ही इसी तरीके की आपको लेबल्स देखने को मिलेंगे कि वो आपकी क्या क्या परमिशंस ले रहा है। मतलब ज़्यादा सर्टिफिकेट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मोर दबाए रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐप्स आपकी क्या क्या चीज़ें देखता है। ऐप डेवलपर के ऊपर अब ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरीके की लेबलिंग अपने ऐप के फ्रंट पेज के ऊपर ही करके दे, जिससे किसी भी यूज़र को ये पता चल सके कि वो मेरी क्या क्या लोकेशन देख रहा है। लेकिन ये तो थी बात एप्पल की प्रिवेसी कंट्रोल्स और iOS 14 के बारे में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक लेटेस्ट अपडेट जो कि एयरपॉड्स के सॉफ्टवेयर में हमें देखने को मिलेगा। तो एयरपॉड जो कि काफ़ी नई कैटेगरी है एप्पल के पूरे इकोसिस्टम में, लेकिन काफ़ी हिट है क्योंकि वेरेबल्स के मामले में एप्पल एकदम धमाल मचा रहा है, और एयरपॉड्स के मामले में अब आपको स्पेशल ऑडियो देखने को मिलेगा। यानी कि ना सिर्फ लेफ्ट और राइट बल्कि फुल 360 डिग्री ऑडियो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जैसे कि आपको सिनेमा थिएटर्स में देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस से रिलेटेड। और ये जो स्पेशल ऑडियो है ये 5.1, 7.1 और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करेगा। लेकिन अब बात करते हैं, एप्पल ने एक और बड़ा कदम उठाया, एक और बोल्ड डिसीजन लिया अपने मैक ओएस के साथ। नाम तो रख दिया बिग सुर, लेकिन नाम से ज़्यादा इस बार फीचर्स जो इन्होंने रीडिज़ाइन किए हैं, रीथिंक किए हैं, वो एप्पल को आगे आने वाले 10 और सालों तक नई डेफिनेशन बना देगा एप्पल के पूरे इकोसिस्टम की। क्योंकि इस बार मैक ओएस बिग सुर का जो पूरा जो लेआउट है, जो नए फीचर्स हैं, जो नई डिज़ाइन है, वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है आईपैड ओएस और iOS के साथ। आप अगर आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप आईपैड ओएस इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप मैक ओएस पर आ रहे हैं, तो आपको जो है वो ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होगा, क्योंकि बहुत कुछ लेआउट एक जैसा देखने को मिलेगा। ढेरों फीचर्स हैं। इसको अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आईपैड ओएस ऑन स्टेरॉइड्स। मतलब आईपैड ओएस को अगर हल्क की ताकत दे दी जाए तो वो मैक ओएस बिग सुर हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत इस बार मैक ओएस बिग सुर बनाया गया है। नए आइकन्स दिए गए हैं, कंट्रोल सेंटर दिया गया है, विजेट्स दिए गए हैं। कंट्रोल सेंटर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज वहाँ से जैसे आप आपके फ़ोन के अंदर, आईपैड के अंदर कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ पर आप वॉल्यूम से लेकर, स्क्रीन की ब्राइटनेस को लेकर, वाईफाई सिग्नल्स से लेकर
काफ़ी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। तो वैसा ही कंट्रोल सेंटर अब आपको मैक के ऊपर होगा। जो नया सफारी मैक ओएस के लिए किया गया है रीडिज़ाइन, वो काफ़ी बढ़िया है। टैब्स उसमें काफ़ी खूबसूरत बना दिए गए हैं, कस्टमाइजेबल टैब्स हैं। आप जो सफारी जो है वो काफ़ी हद तक आप उसमें बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप गूगल के क्रोम ओएस में कर सकते हैं। उस तरीके से आप बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद की तस्वीरें या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की तस्वीरें आप अपने ब्राउज़र के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ लुक एंड फील ही नहीं, बल्कि इस बार जो सफारी है उसको उसके अंदर काफ़ी बढ़िया प्रिवेसी फीचर्स डाले गए। अब यहाँ पर सफारी के अंदर आप एक्सटेंशंस को परमिशन दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, तयशुदा वक्त तक ही वो एक्सटेंशन आपकी परमिशंस, आपकी जो लोकेशन है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस है, या जो जिस भी तरीके की एक्सेस आप दे सकते हैं उसको तयशुदा वक्त तक दे सकते हैं। इसके साथ ही इस बार सफारी जो है वो सिक्योरली मॉनिटर करता है आपके सारे पासवर्ड्स को, और साथ में बड़े ही अच्छे यूज़र इंटरफेस में आपको ये भी मॉनिटर करके बताता है कि कहीं आपका कोई पासवर्ड हैक तो नहीं हुआ। एप्पल ने एक और नया बोल्ड डिसीजन लिया इस बार अपने WWDC में, वो ये कि अब आने वाले जो मैकबुक्स होंगे या आने वाले जितने भी मैक इकोसिस्टम में जितने भी डिवाइसेस होंगे, फिर चाहे वो आई मैक हो, आई मैक प्रो हो, मैकबुक एयर हो या मैकबुक प्रो हो, ये सारे के सारे डिवाइसेस अब एप्पल के अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए एप्पल सिलिकॉन पर चलेंगे। इंटेल के प्रोसेसर्स पे नहीं, इंटेल के सिलिकॉन पर नहीं, बल्कि एप्पल सिलिकॉन पर चलेंगे। इससे फ़ायदा दरअसल ये होने वाला है कि एप्पल का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने इकोसिस्टम पर हो जाएगा, जहां पर वो ऐप से लेकर, प्रिवेसी से लेकर, यूज़र एक्सपीरियंस से लेकर, परफॉर्मेंस से लेकर, बैटरी से लेकर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा अपने डिवाइसेस को। तो जैसे आप जब आईफोन खरीदते हैं तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि बॉस इसमें रैम कितने जीबी की दी गई है, या ये कितने हर्ट्ज़ या कितने कोर के ऊपर ये प्रोसेसर चलता है, क्योंकि एप्पल ने उस प्रोसेसर को उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है जिसके ऊपर बाकी सॉफ्टवेयर्स अच्छी तरीके से चल सके। तो ऐसा ही अब मैक ओएस के अंदर और बाकी मैक के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जहां पर एप्पल सिलिकॉन दिया गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है। हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है कि यूज़र्स का भरोसा आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है थोड़े से बीच में हिकअप्स हों, थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज़ में थोड़ी सी दिक्कत आई यूज़र्स को, लेकिन एक बार ये सेट हो गया तो 10-15 साल जब तक एप्पल कोई ऐसा नया बिग डिसीजन नहीं लेता, तब तक कोई टेंशन नहीं होने वाली है काफ़ी अच्छे से। और एप्पल ने अपने प्रेजेंटेशन में जिस तरीके से वर्ड, एडोबी का क्रिएटिव क्लाउड रन करके दिखाया और गेम्स दिखाए, जिसमें टूम रेडर जैसे गेम्स और उसके अंदर किस तरीके से काफ़ी बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद जगती है कि हाँ, अब नए जो मैक्स आएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, काफ़ी और नए पावरफुल होंगे, क्योंकि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर एप्पल का काफ़ी हद तक अच्छा कंट्रोल रहेगा। और ये एप्पल सिलिकॉन के कारण गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी एफिशिएंसी और साथ में यूज़र एक्सपीरियंस सब अपने आप में काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा मैक ओएस बिग सुर और एप्पल सिलिकॉन के बारे में, कि ये इतना बड़ा बोल्ड स्टेप है कि ये करीबन पिछले 10 साल में ऐसा नहीं लिया गया है, बल्कि 10 साल भी मैं कम कह रहा हूँ, 15-20 साल के बाद इस तरीके का बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। और ये कहीं ना कहीं अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये मैक ओएस को और एप्पल के मैक इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। और मैक ओएस बिग सुर जो है उसे मैं कहना चाहूँगा कि ये या तो विंडोज़ विस्टा हो सकता है एप्पल के लिए, या फिर विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 हो सकता है मैक ओएस के लिए। विंडोज़ विस्टा मैं ये कह रहा हूँ कि विंडोज़ विस्टा जब आया था तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी के बाद जब विस्टा आया तो बहुत उन्होंने बदलाव कर दिए थे, जिसको यूज़र पचा नहीं पाए, यूज़र को समझ में नहीं आया, और विस्टा बुरी तरीके से फेल हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने मैक ओएस बिग सुर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके कारण से अब यूज़र्स जो मैक ओएस बिग सुर इस्तेमाल करेंगे कैटलीना या मोहावे के बाद, तो उनको कहीं ऐसा झटका ना लगे जिसके कारण से वो एक बिटर टेस्ट या बिटर आफ्टर टेस्ट रह जाए। तो इसके लिए ये जो अगले 2-3 महीने हैं, जब तक मैक ओएस बिग सुर सही मायने में हर एक कंज्यूमर तक फ्री में नहीं पहुंचता, तब तक वो एक स्मूथ ट्रांजिशन देने की एप्पल कोशिश करेगा, ताकि जो भी यूज़र एक्सपीरियंस है
एक यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको लेकर कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो ये एप्पल इकोसिस्टम और उस इकोसिस्टम को चलाने वाले ऐप डेवलपर्स के लिए भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है। लेकिन ये तो थी मैक ओएस बिग sur और जो एप्पल का कंप्यूटर्स वाला सिस्टम है उसको लेकर। लेकिन अब बात करते हैं वॉच OS 7, क्योंकि वो भी काफ़ी बदल गया है। नए कॉम्प्लिकेशंस इस बार ढेरों ऐड किए गए हैं। ढेरों नए कॉम्प्लिकेशंस आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने वॉच के ऊपर। वॉच फेस अब तक आप शेयर नहीं कर पाते थे या वॉच फेस लिमिटेड हुआ करते थे, तो वॉच फेस अब आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं और वॉच फेस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और थर्ड पार्टी से वॉच फेसेस अब डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक नई चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है। इसके अलावा वर्कआउट के इसमें हमेशा, क्योंकि वर्कआउट का सबसे पहले तो जो एक्टिविटी टैब था उसको नाम चेंज करके उसे रीब्रांड कर दिया गया है फिटनेस नाम से, और उसमें कई नई एक्सरसाइजेज जोड़ी गई हैं जिसमें इस बार डांस भी शामिल है। तो अगर आपको डांस करना पसंद है वर्कआउट के तौर पर, तो अब आप अपने डांस से आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, कितना आपने मेहनत की, वो आप ट्रैक कर सकते हैं नए एक्टिविटी या फिर फिटनेस ऐप की मदद से। इसके अलावा iPadOS 14 के अंदर भी पूरी तरीके से रीडिज़ाइन तो नहीं किया गया, लेकिन कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि ढेरों iPad फर्स्ट ऐप्स इस बार हमें iPadOS में देखने को मिलेंगे। साथ में साइड बार आ गई है फोटोग्राफ्स के लिए, और जिससे आप वो जो साइड बार है वो ना सिर्फ फोटोग्राफ्स बल्कि नोट्स, म्यूज़िक, इसके लिए भी साइड बार अब iPadOS में आपको देखने को मिलेगी, जिससे उस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इस बार iPadOS में जो बात करने लायक है वो है स्क्रिबलिंग। अब स्क्रिबलिंग क्या है भैया? एप्पल पेंसिल की मदद से अभी तक आप नोट्स ले लेते थे, शेप्स बना लेते थे, डिज़ाइन कर लेते थे, स्केचिंग कर लेते थे, लेकिन अब स्क्रिबलिंग की मदद से, जैसे कि आप गैलेक्सी नोट सीरीज़ के अंदर स्क्रिबल करते हैं, ये उसी का नेक्स्ट लेवल चीज़ है। थोड़ा सा आईपैड का तड़का इसके अंदर डाला गया है, एप्पल का तड़का डाला गया है स्क्रिबलिंग के अंदर। तो स्क्रिबलिंग के अंदर आप जो स्क्रिबल करते हैं उसमें आप उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइजेस को ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप दिखा सकते हैं, लेकिन इतना प्रोफेशनल भी नहीं होगा कि वो लगे प्रोफेशनल। मतलब जो एंगल आपने रखा है, लाइन अगर टेढ़ी की है या उसका एंगल लाइन का अलग है तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो काफ़ी प्रोफेशनल लुकिंग इन्होंने बना दिया है स्क्रिबलिंग के तौर पर। और ना सिर्फ ये स्क्रिबलिंग बल्कि ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी इसके अंदर स्क्रिबलिंग पे दिया गया है, जिसमें चाइनीज़ तो उन्होंने दिखाया था की नोट के दौरान, हिंदी है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हिंदी आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा है। तो वो जो स्क्रिबल करते हैं आप चाहें तो उसको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्क्रिबल अब आप वेब पेजेस के ऊपर भी कर सकते हैं, और उन स्क्रिबल्स से की मदद से आप मतलब यूआरएल भी स्क्रिबल कर सकते हैं। और आप मतलब अगर आपके हाथ में एप्पल पेंसिल है तो आप लिख दीजिए, वो सर्च बार के ऊपर आपने सीधे लिख दिया और स्क्रिबल करके ही काम बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। लेकिन इसके साथ ही एप्पल ने अपने एप्पल होम से रिलेटेड जितने भी गैजेट्स हैं, जो थर्ड पार्टी गैजेट्स हैं, उनके लिए भी सॉफ्टवेयर में काफ़ी बदलाव किया गया है। फॉर एग्जांपल एप्पल होम किट से रिलेटेड एप्पल ने अब पार्टनरशिप की है अमेज़न और गूगल जैसे प्लेयर्स के साथ भी, जिसकी मदद से जो एप्पल होम किट, जैसे अमेज़न के अलेक्सा स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, एको स्पीकर्स, लेकिन वो एप्पल के इकोसिस्टम के साथ भी सिंक करते हैं। तो ऐसे में ये, या फिर गूगल होम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप आईफोन भी इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरीके से उनको आपस में सिंक किया जाए, तो वो उसको लेकर एप्पल काफ़ी काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो स्मार्ट बल्ब्स जो हैं, तो स्मार्ट बल्ब्स एप्पल नहीं बना रहा है, फिलिप्स जैसी कंपनीज बना रही हैं, और भी ढेरों कंपनीज हैं जो स्मार्ट बल्ब्स बना रहे हैं। तो उसमें अब आप नया फीचर एक ऐड कर पाएंगे उन स्मार्ट बल्ब में, वो है अडेप्टिव लाइटिंग। मतलब आपके होम किट ऐप की मदद से वो बल्ब अडेप्टिव लाइटिंग करेंगे, मतलब जैसे बाहर की रोशनी है उस हिसाब से अंदर की रोशनी को वो तालमेल बिठा सकेंगे। ठीक इसी तरीके से अब जो सीसीटीवी कैमरा हैं जो होम किट सपोर्ट के साथ आते हैं, जो होम किट इनेबल्ड जो कैमरा आते हैं सीसीटीवी कैमरा, फिर चाहे वो डोर कैमरा हो या आपके बेबी कैमरा हो, उनमें अब आप मार्क कर पाएंगे कि कौन सा जोन के ऊपर इनकी नज़र रहनी चाहिए, एक्टिविटी जोन आप मार्क कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन के साथ वो होम किट कैमराज होंगे, जिसकी मदद से वो पहचान पाएंगे कि दरवाजे के ऊपर कौन है और अनजान आदमी है या अनजान नहीं है, घर का जानने वाला इंसान है। अब बात कि भाई ये जितने भी इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको बताए, ये जो फीचर्स हैं,
ये हमें यूज़ करने को कैसे मिलेंगे। देखिए, अगर आपके पास एप्पल का डेवलपर अकाउंट है, यानी कि आप ऐप डेवलपर हैं, तब तो आपको मालूम ही होगा कि भैया आप अभी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इनके बीटा वर्जन्स को, और इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक आम यूज़र हैं, आप ऐप्स डेवलप नहीं करते, आपके पास एप्पल का डेवलपर अकाउंट नहीं है, तो अगले महीने 30-40 दिन बाद एप्पल के जितने भी ये ओएस हमने बताए, फिर चाहे वो मैक ओएस बिग sur हो, iOS 14 हो, वॉच ओएस 7 हो, iPad OS 14 हो, इनका पब्लिक बीटा अगले महीने लॉन्च हो जाएगा, रोल आउट होगा। आप सब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक बीटा के साथ ये होता है कि भैया उसमें बग्स होते हैं, जो उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो एकदम एक्यूरेट नहीं मिलेगी, जैसे एक जो फाइनल वर्जन होता है वैसी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आईफोन के लॉन्च का, यानी कि वो कह रहे हैं दिस फॉल, यानी कि सितंबर एंड के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। ये सारे फ्री डाउनलोड आप कर पाएंगे अपने अपने डिवाइसेस के ऊपर सितंबर एंड के आसपास। तो तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आज इस लंबे चौड़े वीडियो में आपको बता दिया कि WWDC 2020 में आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा, आपके डिवाइसेस, उनका यूज़र एक्सपीरियंस कैसे चेंज होगा, और आने वाले जो डिवाइसेस हैं एप्पल के इकोसिस्टम में, उनका एक स्नीक प्रीव्यू भी आपको इसी बहाने मिल गया कि किस किस तरीके के फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले डिवाइसेस के अंदर। तो इनमें से आपको सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा, ये आप मुझे बिल्कुल बताइए कमेंट्स में। और इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं ये बाजू वाले वीडियो में।